सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हमने पवन सीरीज को स्टार्ट किया था, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, और आज यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीडियो है। यह लास्ट वीडियो होगा। यहाँ पे सभी बहुविकल्पी प्रश्न पवन सीरीज के समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हम लोगों ने राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। 4 पार्ट बहुविकल्पी के हैं और 6 पार्ट अति लघुत्तरीय के हैं, और आप लोग के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट आ रही है लघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी कराने की, तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अब इस पार्ट में देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसे पूरा सॉल्व करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है और उस पे क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं चैप्टर वाइज। इन क्लासेस को दोस्तों आप देखना मत भूलिएगा। यह क्लासेस आपको मैथ के प्लेलिस्ट में मैथ के आगे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या फिर यहाँ ऊपर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो कोई भी वीडियो आपको छोड़नी नहीं है, आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छी बना करके चलनी है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए इसको आपको हल करना है और इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, यही दिया गया है दोस्तों, इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही आप गुणा करा दीजिए। देखिए गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जेड, और फिर y का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब z का गुणा x में होगा तो इसे कितना लिख सकते हैं, एक्स जेड, और फिर z का गुणा y में तो माइनस वाई जेड, फिर प्लस x का गुणा y में तो एक्स वाई, इसके बाद x का गुणा माइनस जेड में तो माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस एक्स जेड है और यहाँ पे माइनस एक्स जेड है। ठीक है, तो ये आपस में जीरो हो जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस एक्स वाई और यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, ये आपस में जीरो, और यहाँ पे देखिए आप प्लस एक्स जेड है और यहाँ पे माइनस एक्स जेड है, तो ये आपस में जीरो। तो इस प्रकार दोस्तों सभी जो हैं वह आपस में शून्य हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ऑप्शन दा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 62 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है और आधार दिया गया है त्रिभुज का, पूछ रहा है ऊंचाई। आपको क्षेत्रफल और आधार पता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है त्रिभुज के, कि होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। एरिया की जगह आपको 45 पता है, बराबर 1/2 गुणे आधार आपको 15 पता है और गुणे ऊंचाई। वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। 1/2 का इधर 2 जाएगा तो इधर जाएगा बराबर की, तो गुणे में आ जाएगा, और 15 जो गुणे में है वह नीचे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 से 45 कट जाएगा 3 बार में, और 2 का गुणा 3 में होगा, तो ऊंचाई बराबर कितना लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं 6। तो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो दोस्तों योग का तत्समक अवयव मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी या योग का तत्समक होता है शून्य। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। और शून्य क्यों होता है, क्योंकि शून्य को हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है, उतना ही रहता है।
जैसे अभी 7 है, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा। इसी प्रकार 3 है, 3 में आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। इसीलिए योग का तत्समक अवयव हम लोग 0 को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 64 है, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त है। तो दोस्तों 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 840। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65, समीकरण 2.8x बराबर 5.4 धन x का हल है। तो इस समीकरण को आप हल कर लीजिए, बहुत ही आसान समीकरण है। बराबर 5 अब देखिए x को एक तरफ रख लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 2.8x धन x इधर से आएगा बराबर के उधर से, तो इधर आके ऋण x हो जाएगा। ठीक है। और ये 5.4, तो 1.8x बराबर हो जाएगा 5.4। अब x बराबर चाहे तो हम लिख सकते हैं 5.4 बटे 1.8। अब दशमलव हटा दीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 बटे 18, और 18 त्रिक कितना होता है, 54 होता है। तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन साज हो जाएगा x बराबर 3। यह बिल्कुल सही हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कर्ण 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। अब दोस्तों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के द्वारा इसकी भुजा में ज्ञात करना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह होता है कर्णी में 3/4 भुजा का वर्ग, यही फॉर्मूला होता है। तो यहीं पे दोस्तों आप क्षेत्रफल का मान रख लीजिए। तो क्षेत्रफल का मान आप जब रखेंगे 400√3 बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो अब भुजा का स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हैं, ये जो बटे में 4 है यहाँ पे, ये यहाँ गुणा होगा ऊपर इसका, और करनी में जो 3 है वह नीचे गुणा होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 करनी 3 गुणे 4 और बटे करनी 3, यही हो जाएगा। अब देखिए करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, और भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 1600। ठीक है। और भुजा बराबर अगर आप लिखेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा करनी में 1600, और करनी में 1600 कितना आता है दोस्तों, करनी में 1600 आता है 40। तो यहाँ पे भुजा का मान आपको कितना मिल गया, 40। अब समबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा दोस्तों, सभी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वह तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए। अगर एक भुजा ए है, दूसरी भी ए और तीसरी भी ए होगी, तो परिमाप बराबर जो हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ने पे 3a आएगा, यही परिमाप हो जाएगा। और ए की वैल्यू, भुजा की वैल्यू आपको पता है, तो 3 गुणे 40 यानी कि 120 जो सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो x² का पद है वह x² में जुड़ेगा, जिस पद में xy आ रहा है वह xy में जुड़ेगा, और जिसमें y² आ रहा है वह y² में जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है दोस्तों। इसीलिए हम लोग जो पद हैं, जो x² के पद हैं वह x² में जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। अब देखिए यहाँ पे माइनस
2xy है और यहाँ पे प्लस 2xy है, तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो शून्य बचेगा, तो इसीलिए कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 9y² है, यहाँ पे माइनस 8y² है, दोनों को जोड़ेंगे तो बचेगा 1y², तो इसे लिख देंगे y²। तो यहाँ पे जोड़ने पे जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 2x² प्लस y²। देखिए ऑप्शन बा में दिया गया है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों का जो योगफल आएगा वह आएगा 2x² प्लस y²। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। परिमेय संख्या ऋण 24/45 के समतुल्य संख्या है। यह सब पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यान से आप देखिए। ऋण 24/45। अब देखिए किसी भी संख्या से हम लोग ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, तो आप देखेंगे तो दोनों ऊपर नीचे जो संख्याएं हैं वह 3 से कट रही हैं, तो 3 से ऊपर नीचे आप काट दीजिए तो 24, 8 त्रिक 24 होता है और नीचे 1 और यहाँ पे बचेगा 1 और ये 5, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप ऋण 8/15 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 59 है। समीकरण x/4 धन 4 बराबर ऋण 4 में x का मान होगा, तो इसी को आपको हल कर लेना है दोस्तों। देख लेते हैं यहाँ पे इसका हल। अब दोस्तों यही समीकरण आपको दिया गया है, x/4 धन 10 बराबर ऋण 4। इसी में आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो पूरे के बटे 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यह है ऋण 4। अब इस 4 को दोस्तों बराबर के इधर भेज देंगे, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं x धन 40 बराबर ऋण 4 गुणे 4। अब x धन 40 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 16, और x बराबर कितना लिख सकते हैं, धन 40 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 40, और x बराबर कितना लिख सकते हैं, ऋण 56। तो x की वैल्यू आ जाएगी -56। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो दिया गया है -56, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 70 है। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों वर्ग के भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे भुजा आपको कितना दिया गया है, भुजा आपको दिया गया है 1.6 मीटर। ए बराबर हो जाएगा, भुजा का वर्ग कर दीजिए, 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का गुणा 1.6 में होगा, तो ये आ जाएगा 16 का वर्ग होता है 256 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 256 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी इसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 2.56 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.56 वर्ग मीटर आएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 71 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम व अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 72। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसे अभी हमने सॉल्व किया था दोस्तों, उत्तर आ जाएगा इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही प्रश्न हमने सॉल्व किया था अभी। अब देखिए प्रश्न संख्या 73 है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कहीं भी दोस्तों आप दो संख्याएं ले लीजिए, चाहे उनके बीच का अंतर बहुत ही कम हो, लेकिन उन संख्याओं के बीच आप बहुत सारी संख्याएं खोज सकते हैं। इतनी संख्याएं आप खोज सकते हैं कि उनकी गिनती नहीं है। तो इसीलिए किसी भी दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच
जो परिमेय संख्याओं की संख्या होती है वह अनंत होती है। इसकी कोई गणना ही आप नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 74 है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन है। आ दिया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक जो है वह अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इनका योगात्मक प्रतिलोम जो होता है इनसे ये बड़ी होती हैं, यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो इन संख्याओं के हम लोग योगात्मक प्रतिलोम देखते हैं। तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा दोस्तों वह ऋण 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 जब ऋण 1 में जुड़ेगा तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें जुड़ करके वह संख्या 0 हो जाए। तो इसीलिए 1 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1 और 2 का ऋण 2, 3 का ऋण 3, 4 का ऋण 4 और इसी तरीके से ऋण 5, ऋण 6। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितने धनात्मक पूर्णांक हैं उनके जो योगात्मक प्रतिलोम है वह ऋणात्मक आ रहे हैं। तो कोई भी जो धनात्मक संख्या होती है दोस्तों वह ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही उत्तर मिल गया आ में ही, लेकिन हम लोग बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि क्यों गलत हैं। देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट है उसी का ठीक उल्टा दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है, अब ये मान लेते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और इनका योगात्मक प्रतिलोम क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब योगात्मक प्रतिलोम होंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 के। अब बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ऋण 1 है और कह रहा है कि ऋण 1 जो है वह अपने धनात्मक पूर्णांक यानी कि ऋण 1 जो है अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी 1 से बड़ा है। तो ऋण 1 जो है वह 1 से बड़ा थोड़ी ना होता है, छोटा होता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। अब ऑप्शन सा पे देखिए, 0 एक पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों 0 एक पूर्णांक होता है, यहाँ पे नहीं है लिखा है, तो यह गलत है। अब देखिए ऑप्शन दा में दिया गया है ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 के। तो दोस्तों ऋण में क्या होता है कि ऋण में मैग्नीट्यूड जितना ही बड़ा होता है वह संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो ऋण 17 जो होता है वह ऋण 5 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह भी गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है आ। ठीक है, तो 74 का आ सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, 21 की अनुवर्ती संख्या है। तो सबसे पहले पूछा है 21 की अनुवर्ती, फिर इसकी अनुवर्ती संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको 21 की अनुवर्ती संख्या निकालना है। तो 21 की अनुवर्ती संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा 21 धन 1। ठीक है, और फिर पूछ रहा है 21 धन 1 की अनुवर्ती संख्या। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि 21 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या। तो 21 धन 1 पहले से है, अब इसकी अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है तो एक बार एक और हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो 21 के अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 23। अब देखिए प्रश्न संख्या 76 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा की माप बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको पता है और भुजा आपको पता है, तो आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं।
क्योंकि आपको पता होता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया देखिए हेक्टेयर में दिया गया है और भुजा मीटर में दिया गया है, तो पहले हेक्टेयर को आप मीटर में बना लीजिए। तो 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है दोस्तों, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 10.5 गुणे 10,000। ठीक है, तो एरिया आपको कितना मिल जाएगा, 5,000 मीटर स्क्वायर। यह एरिया मिल गया आपको। और एरिया बराबर आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आप एक भुजा रख दीजिए 125 और फिर दूसरी भुजा जो आपको ज्ञात करना है उसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब एरिया आपको पता है 5,000 है, तो इसकी वैल्यू भी रख दीजिए 5,000 बराबर 125 गुणे दूसरी भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे 125 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 125। अब 125 से 500 को आप काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो दूसरी भुजा जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 4 और 0 यहाँ पे बचा है तो 40। तो 40 मीटर मिल जाएगा आपको दूसरी भुजा। तो ऑप्शन सा जो यहाँ पे दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 77 है, 1 घन मीटर बराबर होता है। अब 1 घन मीटर को दोस्तों आप किस प्रकार समझेंगे। प्रश्न संख्या 77 है, 1 घन मीटर बराबर होता है 100 घन सेंटीमीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर। तो दोस्तों यहाँ पे लीटर में आपसे पूछ रहा है, तो आप 1 घन मीटर को कैसे समझेंगे। 1 घन मीटर, घन मीटर यानी कि आयतन है, मतलब कि 3D है। तो 3D क्या होती है, जो आपकी जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह 3D होती हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो 1 घन मीटर जो हो जाएगा दोस्तों वह आप समझिए कि आपने एक टंकी बनवाई है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 मीटर है और जो गहराई है वह भी 1 मीटर है। तो ऐसी टंकी में अगर आप पानी भरते हैं दोस्तों तो उस टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा। इसीलिए ऑप्शन दा जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1000 लीटर। इससे रिलेट करके 1 घन मीटर कितना होता है लीटर में, यह इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि 1 घन मीटर की अगर आपकी टंकी है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके कॉमन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल बेल आइकन बन के आ जाएगा, बेल आइकन पे आप लोग क्लिक करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल पाए। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इसी तरीके से आसानी में पढ़ने में मदद मिले। ठीक है, सबकी तैयारी इसी प्रकार आसानी से बहुत कम समय में हो पाए। अब दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस गणित के आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। मैथ के आगे का लिंक या फिर चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। सभी विषय हम लोगों ने पढ़ाए हैं, तो सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप कहीं से भी जा करके सभी विषयों को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया है दोस्तों, आपके पूरे सिलेबस को हमने कवर किया हुआ है, तो आपका कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटेगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप सभी वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो सभी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, तब तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।